हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीके कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं हम। यानी कि आधुनिक इतिहास का वेटेज बहुत रहता है, यानी हिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अधिकतर वो आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आधुनिक इतिहास। तो भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि यूरोप किस प्रकार हमारे भारत में आए। तो यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन का भारत में आगमन। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूरोप जो वासी थे वो हमारे भारत में किस प्रकार आए। देखो दोस्तों, मान लो ये यूरोप है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यूरोप। और ये हमारा क्या है, इंडिया। मान लो दोस्तों, ये क्या है, इंडिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान में ओनली दो ही नामों को उल्लेख है, भारत और इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है, जो आर्टिकल 1 में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये यूरोप, ये क्या है, भारत। तो यूरोप से यानी कि हमारे भारत में व्यापार हो रहा था दोस्तों, खूब हो रहा था। वो किस किस तरह से हो रहा था, यानी ये स्थल मार्ग के थ्रू, स्थल मार्ग के थ्रू व्यापार हो रहा था दोस्तों, स्थल मार्ग। ठीक है, वो किसके साथ हो रहा था, वो हो रहा था मसालों और वस्त्रों का, मसालों और वस्त्रों का ये व्यापार हो रहा था भारत के साथ, किसका, यूरोप का। पर लेकिन दोस्तों, जो अरब है, उस अरब ने यहाँ पर एक देश पड़ता है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की तुर्की के कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने, अरब ने। देखो दोस्तों क्या हुआ था, ये यूरोप, ये भारत। यूरोप वाले भारत से व्यापार कर रहे थे किस, स्थल मार्ग के थ्रू, मसाला और वस्त्रों का। ठीक है दोस्तों, पर लेकिन कुछ समय बाद अरब ने तुर्की, यहाँ पर एक देश था उसका नाम तुर्की, तुर्की पर अधिकार कर लिया। यानी तुर्की का एक भाग था कस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया किसने, अरब ने, अरबों ने। ठीक है दोस्तों, अब यूरोप वाले यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते थे, यानी ये रास्ता क्या हो गया, बंद। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने यानी कि नए मार्ग की खोज का विचार किया। ठीक है दोस्तों, फिर यूरोप वालों ने नए मार्ग की खोज का विचार किया। ठीक है दोस्तों, तो यूरोप से भारत के, यानी कि भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए कौन कौन निकले, यानी कि वो आप जैसे कोलंबस, बार्थोलोम्यूस, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यूरोप से पहले कौन आए थे, पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, यूरोप से भारत में पहले एंट्री किसने की थी, पुर्तगाल ने। फिर डच ने, उसके बाद अंग्रेजों ने, उसके बाद डेनिस, एंड उसके बाद फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये जो सब थे ये यूरोप, यानी यूरोप से आए थे। ठीक है दोस्तों, भारत में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 यूरोपियन थे। ठीक है दोस्तों, 5 यूरोपियन देश से आते। तो इस प्रकार यानी कि नए मार्ग की खोज करते हैं, यानी कि कौन करते हैं, वास्को डी गामा, भारत के लिए। वो हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी एक कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो उस कहानी को हम समझने वाले हैं कि यूरोप से भारत के लिए नए मार्ग की खोज किस प्रकार की गई। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्थल मार्ग का तो रास्ता बंद कर दिया था किसने, अरबों ने। ठीक है दोस्तों, तो वहां से ऊपर तो जा नहीं सकते थे। देखो दोस्तों, तो ये क्या है, यूरोप। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यूरोप।
ये है इंडिया, नहीं भारत। ठीक है दोस्तों, तो स्थल मार्ग का रास्ता बंद। अब यहाँ पर यूरोप वासियों ने कहा, यहाँ पर आपके दो देश थे, एक का नाम था स्पेन और एक का नाम था पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल, ये समुद्र के जस्ट किनारे थे। ठीक है दोस्तों, इनसे बोला गया कि स्पेन वालों से बोला गया कि आपको पश्चिम की तरफ जाना है भारत के लिए, यानी कि भारत को ढूंढना है, यानी भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करनी है। तो इनको जाना है पश्चिम की तरफ और इनसे कहा गया कि आपको जाना है पूर्व की तरफ। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ पुर्तगालियों से कहा। ठीक है, हो गया। अब स्पेन से निकलता है कोलंबस। कौन दोस्तों? स्पेन से कौन निकलता है? कोलंबस। स्पेन से निकलता है कोलंबस और पुर्तगाल से निकलते हैं बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल से कौन निकले? बार्थोलोमेव डियाज और स्पेन से कोलंबस। तो कोलंबस किस तरफ जाएंगे? पश्चिम की तरफ, और बार्थोलोमेव डियाज किस तरफ जाएंगे? पूर्व की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये निकलते हैं 1492 ईस्वी में और ये निकलते हैं 1488 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये बार्थोलोमेव डियाज यहां से निकले। मान लो यहां पर क्या है? अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के नीचे एक बिंदु है, यानी कि उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? आशा अंतरिक्ष। आशा अंतरिक्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बार्थोलोमेव निकले यहां से, फिर वो पहुंच गए कहां पर? इस स्थान तक पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, ये यहां से निकले और यहां तक पहुंच गए। इसके बाद यहां से इधर से विपरीत, इनके विपरीत हवाएं आने लगी। ठीक है दोस्तों, जिसके चलते ये वापस लौट गए यहाँ पर, यानी कि इसी रास्ते से आए और इसी रास्ते से वो वापस लौट गए। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ जाकर उन्होंने कह दिया कि यहाँ से आगे कोई ना कोई स्थल तो है, यहाँ इन्होंने इनको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो वह बार्थोलोमेव डियाज कहाँ तक गए? केप ऑफ गुड होप तक, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका है, इन दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बार्थोलोमेव डियाज तो ठीक है, ये वापस लौट गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? पूर्व की कहानी तो उन्होंने यहाँ पर बता दी, लेकिन पश्चिम की कहानी क्या थी? पश्चिम की कहानी ये थी कि कोलंबस यहाँ से निकले, तो कोलंबस एक स्थान पर पहुंच गए। मान लो ये वो स्थान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारत जैसी कुछ कंडीशंस आई गई हैं, मसाले इस सब भी था। ठीक है दोस्तों, तो इसको नाम इसमें कोलंबस ने सोचा कि यही इंडिया है। ठीक है दोस्तों, और ये वेस्ट में है, यानी पश्चिम में, तो इसको बोल दिया वेस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल दिया? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसने बोला? कोलंबस ने। ठीक है दोस्तों, और इसने एक नई दुनिया, यानी कि इसने कहा कि मैंने एक नई दुनिया की खोज कर ली, न्यू वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो कोलंबस ने क्या कहा कि मैंने एक न्यू वर्ल्ड की खोज कर ली, जिसका नाम क्या रखा? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज का श्रेय कैसे जाता है? अमेरिका की खोज का श्रेय जाता है कोलंबस को। ठीक है दोस्तों, खोज का श्रेय कैसे जाता है? कोलंबस को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पश्चिम की कहानी और ये पूर्व की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम में क्या हुआ था कि कोलंबस गया 1492 ईस्वी में, वेस्ट, वहां पर इसे स्थल मार्ग दिखा, उसको इसने वेस्ट इंडीज कह दिया, न्यू वर्ल्ड की खोज कर ली, और अमेरिका की खोज का श्रेय कैसे जाता है? कोलंबस को। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम की कहानी। लेकिन पूर्व में क्या हुआ था? पूर्व में निकले बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाल से 1488 ईस्वी में, और वो केप ऑफ गुड होप से, यानी आशा अंतरिक्ष से वापस लौट आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से अब निकलते हैं वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार्थोलोमेव डियाज ने बोल दिया था कि यहां से आगे कोई ना कोई स्थल तो है, तो अब निकलते हैं कौन? वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, तो अब निकलेंगे वास्को डी गामा।
ये है यूरोप, ये है इंडिया, यूरोप और इंडिया। ठीक है दोस्तों, यूरोप और इंडिया। अब यहां से निकलते हैं पुर्तगाल। पूर्व का जिम्मा किसको दे दिया था? पुर्तगाल को, पूर्व में जाने का। तो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। यहां से निकलते कौन? वास्को डी गामा। एक बार तो बार्थोलोमेव निकल गए, वो दक्षिण अफ्रीका के निचले बिंदु केप ऑफ गुड होप से उड़कर वापस आ गए। फिर उसके बाद आए थे यानी वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा। ये कब निकले? ये निकले 1497 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये अपने साथ 170 यूरोपियन को लेकर निकले। ठीक है दोस्तों, 170 पुर्तगालियों को लेकर। 170 में से वहां पर 55 यही जा पहुंचे। ठीक है दोस्तों, 55 जिंदा बचे हमारे भारत तक आने तक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह 1 साल हो गया था। ये 1497 में निकला और फिर 1498 में वहां पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कौन निकल चुका है? वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? अफ्रीका। तो वास्को डी गामा यहां से निकलता है, यहां पर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहां से इसने एक गुजराती यात्री था। कौन? गुजराती यात्री, उसका नाम था अब्दुल मलिक। उसकी क्या ली? सहायता। ठीक है दोस्तों, अब्दुल मलिक की सहायता से इस प्रकार वो यानी कि वास्को डी गामा हमारे भारत में पहुंच गया। भारत में कहां पर पहुंचा? कालीकट नामक बंदरगाह पर। ठीक है, कालीकट, जो कहाँ है? केरल में। ठीक है दोस्तों, तो वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंच चुका है। कितने पुर्तगालियों के साथ? 55। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां से कितने आए थे? 170। अब वास्को डी गामा हमारे भारत में पहुंच चुका है कालीकट नामक बंदरगाह पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये पहुंच चुका है तो यहाँ पर एक राजा था, यानी कि उसकी उपाधि क्या थी? जमोरिन। तो जमोरिन ने सोचा कि कोई विदेशी यात्री आया है, वो भी समुद्री मार्ग के थ्रू, तो उसका उसने स्वागत किया। तो वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने किया, जमोरिन राजा ने किया। ठीक है दोस्तों, जमोरिन क्या थी? उसकी उपाधि। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो वास्को डी गामा पहुंच चुका है और इसका स्वागत कर दिया खूब अच्छे ढंग से। और फिर इसने मसाले खरीदे और इससे उसको 60 गुना फायदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको वास्को डी गामा को, यानी सब खर्चा वर्चा निकाल कर। तो वास्को डी गामा को यहां से 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, 60 गुना प्रॉफिट। तो वास्को डी गामा फिर चला जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, हाँ, यूरोप। तो वास्को डी गामा हमारे भारत में 3 बार आया था। एक तो आपका आया था 17 मई। यहाँ पर कब पहुंचा वो? 17 मई 1498 में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट आया वो 1502 में। नेक्स्ट आया था 1524 में। अब तुम समझ रहे हो, तीसरी बार आया था। तो तीसरी बार उसकी क्या हो गई? मृत्यु। कहाँ हो गई? कोचीन में। ठीक है दोस्तों, कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था वास्को डी गामा का किस्सा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और आएंगे, यानी गवर्नर आएंगे। ठीक है दोस्तों, उनको भी पढ़ेंगे हम। तो वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत के लिए नए मार्ग की खोज की थी, ये है वो नया मार्ग दोस्तों, समुद्र की यानी समुद्री मार्ग है ये। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार की थी, यानी वो पुर्तगाल लिस्बन से निकला वास्को डी गामा 1497 में 170 पुर्तगालियों के साथ, जिनमें से 55 पहुंच पाए हमारे भारत तक।
फिर गुजराती यात्री अब्दुल मलिक की सहायता से ये कालीकट नामक बंदरगाह तक पहुंचता है, केरल में है। कब पहुंचता है? 17 मई 1498 को। ठीक है दोस्तों, ये 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1524। तो 1524 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कोच्चिन में। ठीक है दोस्तों, कोच्चिन कहाँ है? केरल, केरल। ठीक है दोस्तों, और वास्को ड गामा का स्वागत किसने किया था जब ये यहाँ पर पहुंचा कालीकट नामक बंदरगाह तक? इसका स्वागत जमुना नामक राजा ने किया था। जमुना इसकी उपाधि थी, वहां से इसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। किसको? वास्को ड गामा को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखो, आगे देखो देखो, अब वास्को ड गामा यानी कि मर चुका है 1524 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन वास्को ड गामा जब 1502 में आया था दूसरी बार, 1503 में फर्स्ट व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने। कहा? कोच्चिन में। ठीक है दोस्तों, और सेकंड की थी कन्नूर में। ठीक है दोस्तों, 1503 में। फिर इसके बाद आए थे, यानी गवर्नर आए थे, वो उनका नाम था अल्मीड़ा। तो फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, तो पुर्तगालियों के फर्स्ट गवर्नर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। ये आए और इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू क्या हो रहा था? इसके थ्रू इसने किया था क्या? समुद्र पर नियंत्रण। समुद्र पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, इसने समुद्र पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था, यानी कि इसके थ्रू यानी ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई इसने। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। कौन आते दोस्तों? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आते हैं, इनको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सेकंड गवर्नर थे दोस्तों, सेकंड गवर्नर, और इनको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो अल्बुकर्क आए, सेकंड गवर्नर थे, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको। अल्बुकर्क ने देखो भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, और इन्होंने मलक्का जल संधि और हार्मोज जल संधि पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इन्होंने एक और काम किया था, गोवा पर 1510 ईस्वी में गोवा पर बीजापुर के आदिल नादिर साहब को हराकर, ठीक है दोस्तों, उस पर अधिकार कर लिया था। किस पर? गोवा पर। ठीक है दोस्तों, तो इस इन पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। तो देखो, तो 1503 में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई कोच्चिन में, सेकंड कन्नूर में हुई थी। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा पहले गवर्नर थे और दूसरे गवर्नर अल्बुकर्क थे। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ने क्या कौन सी पॉलिसी चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। और अल्बुकर्क पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। तो अल्बुकर्क के बारे में हम 3-4 बातें और नोट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, देखो अल्बुकर्क, इनके बारे में पहला नोट वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों, सेकंड वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, वैवाहिक संबंध स्थापित। ठीक है दोस्तों, वैवाहिक संबंध स्थापित। नेक्स्ट गोवा पर अधिकार, गोवा पर
अधिकार। कब? 1510 ईस्वी में। और किसको हराकर? बीजापुर के आदिल शाह को हराकर। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इन्होंने यानी कि मलक्का जल संधि, इन्होंने मलक्का जल संधि और हार्मोज जल संधि पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तो मलक्का जल संधि एंड हार्मोज जल संधि पर क्या कर लिया? अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो अलुकट ने ये काम किए थे। तो वास्तविक संस्थापकता, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मलक्का जल संधि और हार्मोज जल संधि पर भी क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यानी कि कुछ समय बाद आते हैं कौन? वो आते हैं नीनो डी कुन्ना। ठीक है दोस्तों। नीनो डी कुन्ना। तो अल्बुकर्क के बारे में यानी कि हमने किसको पढ़ लेते दोस्तों? हमने पढ़ा पहले कोलंबस को, फिर बार्थोलोम्यू डियाज को, फिर वास्को ड गामा, नेक्स्ट फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, उसके बाद अल्बुकर्क। अब हम पढ़ने वाले नीनो डी कुन्ना। तो नीनो डी कुन्ना, नीनो डी कुन्ना दोस्तों, इसने एक काम किया था। वो किया था इसने गोवा पर अधिकार किसने किया था? अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा को राजधानी किसने बनाया था? गोवा को राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्ना ने। कब? 1530 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। ऐसी राजधानी बना ली से। अब दोस्तों धीरे धीरे यानी कि पुर्तगालियों यानी फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यानी कि देश आजाद हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों। 1947 में 1947 हमारा देश आजाद हो गया। इसके बाद भी ये हमारे भारत में रहे थे, यानी कि 1961 में हमने इन पर यानी इस टाइम क्या हुआ था? हम आजाद हो गए। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय के थ्रू पुर्तगालियों हमने क्या चलाया? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक है दोस्तों। तो पुर्तगाली यानी किस प्रकार हमारे भारत से गए, किस प्रकार देख आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। ठीक है दोस्तों। यानी जितने भी पुर्तगाल यानी जितने भी यूरोपियन आए थे उनमें सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय चलाया जिसके थ्रू गोवा से इनको पुर्तगालियों को खरीद दिया। ठीक है दोस्तों। फिर ये 1961 में क्या ये गोवा था वो एक यूटी बन गया था। ठीक है। तो गोवा क्या बना? यूटी। फिर 1987 में 56वें संविधान संशोधन के थ्रू 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को एक क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार पुर्तगालियों का यानी कि ये पुर्तगालियों की एक कहानी थी। ठीक है दोस्तों। यानी इतिहास, पुर्तगालियों का इतिहास यानी भारत में किस प्रकार पुर्तगाली आए, किस प्रकार इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों। किस प्रकार इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, ये हमने सब कुछ देख लिया। अब देखने वाले हैं दोस्तों हम पुर्तगालियों की हमारे भारतीयों को देन क्या थी। ठीक है दोस्तों। तो पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन दोस्तों, पुर्तगालियों की देन दोस्तों। पुर्तगालियों ने भारत में यानी कि तंबाकू, अफीम, हरी मिर्च और आलू, इन सब की क्या क्या करना सिखाया? खेती करना सिखाया। ठीक है दोस्तों।
तंबाकू, अफीम, हरी मिर्च और आलू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या करना सिखाया, इन्होंने यानी कि भारत में प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी, 1556 में। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने गौथिक कला, ठीक है दोस्तों, भारत में गौथिक कला का विकास। ठीक है दोस्तों, गौथिक कला का विकास यानी नुकीले सिरोमारी, जिसके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। ये जो मंदिर हैं, इसकी जो नुकीला सिरा है, इसको यानी ये गौथिक कला के प्रमाण है। ठीक है दोस्तों। तो पुर्तगालियों की देन क्या कर रही है हमारे भारत में, तंबाकू, अफीम, हरी मिर्च और आलू खेती करना सिखाया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 में, गौथिक कला, इन नुकीले सिरों वाली कला का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों। अब यानी कि पुर्तगालियों ने एक चटगांव बंदरगाह है, क्या दोस्तों, चटगांव बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह। ठीक है। इस चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था पुर्तगालियों ने, महान बंदरगाह इसने कहा था पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों। ये चटगांव बंदरगाह है कहाँ, वो है आपका बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों। ये पुर्तगालियों का कहानी है। तो पुर्तगाली के बाद कौन आए थे दोस्तों, मैंने आपको बताया था डच। कौन आए थे दोस्तों, डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे, डच। पुर्तगाली कब आए, 1498 ईस्वी में, और डच कब आए थे, 1595 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इस समय डच आए थे 1595 में। देखो दोस्तों, डच जो था इनका फोकस भारत पर नहीं था, इनका फोकस था इंडोनेशिया पर। तो इनका फोकस कहाँ था, वो था इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर इनका कहाँ था, वो था बाटविया। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर। और भारत में हेडक्वार्टर कहाँ था, भारत में हेडक्वार्टर था नागपट्टनम में। ठीक है दोस्तों। ये 1595 में आए और 1602 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, स्थापना, ये क्या थी, सरकारी कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, सरकारी कंपनी। ठीक है। और 1603 में, यहाँ पर नोट कर लो दोस्तों, 1602 में तो इन्होंने कंपनी की स्थापना की, सरकारी कंपनी थी। और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों। पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, 1605 में। फिर दोस्तों एक युद्ध होता है, यानी कि बेतरा का युद्ध। सत्रह में। ठीक है दोस्तों। इसके थ्रू वो किसके से बीच हुआ था, वो हुआ था डच एंड अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट आगे आने वाली उसको हम पढ़ने वाले हैं। इनके बीच हुआ था और डच इसमें क्या हो गए, हार गए। और अंग्रेज तो आपको पता ही था, बहुत चालू चंद थे, तो डच तो हार गए इसमें। तो इस प्रकार किस प्रकार डच आए थे और डच किस प्रकार चले गए, ये पूरी कहानी इसी में ही आ गई। ठीक है दोस्तों। तो डच 1595 में आए, फोकस इनका इंडोनेशिया था, ना कि भारत। ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत में फिर भी हेडक्वार्टर नागपट्टनम था इनका। और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की थी। 1602 में कंपनी की स्थापना की, ये सरकारी कंपनी थी। और बेतरा के युद्ध के थ्रू 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिससे डच हार गए। ठीक है दोस्तों। तो ये था डचों का इतिहास। तो हमने पुर्तगाली और डच को देख लिया दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट हम क्या क्या देखने वाले हैं, ईआईसी, अभी तो डेनिस, फिर फ्रांस, ये हम सब देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पावरफुल कौन रहेगा इसमें, अंग्रेज यानी ईआईसी रहने वाली, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम कल भी यानी कि हम डेली क्लास लिया करेंगे आधुनिक इतिहास की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।